हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं मैराथन सीरीज़। आई थिंक दिस इज़ 5। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ नरेटेड डीर पोचिंग टेल अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क्स। कहने का मतलब है कि कौन से ऑथर ने दर्शाया है डीर पोचिंग। डीर तो आप जान ही रहे, हिरन की पोचिंग। पोचिंग मतलब उसकी हत्या करना। इसकी स्टोरी, बिकॉज इट इज़ अ टेल अबाउट शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के बारे में, इन हिज वर्क, अपने कार्य में। तो वो थे, अगर आपको याद हो, अपने वर्क पढ़ा हो, दैट वो द राइटर वॉज निकोलस रॉवे इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इस वर्क में इन्होंने बताया है डीर पोचिंग को, टेल को, शेक्सपियर के अपने काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let's have a look. Second question. I think wait, थोड़ा नीचे कर लेते हैं. Okay. Which author reported that Shakespeare had been a country school master? कौन से ऑथर ने ये बताया कि जो शेक्सपियर थे वो एक कंट्री स्कूल मास्टर थे। कंट्री स्कूल मास्टर का मतलब होता है देहाती स्कूल का टीचर। इसका शब्द आ जाएगा देहाती स्कूल का टीचर। तो ये किसने बोला था? ये बोला था जॉन ऑब्रे ने बोला था 1626 और 1697 के पीरियड में। इस पीरियड में जो जॉन ऑब्रे थे उन्होंने इस चीज़ को बोला था, ये तो देहाती टीचर है, शेक्सपियर जी के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन है, शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, मतलब उन्होंने अपना जो गांव का जो विलेज था, जहां उनका घर था, वो छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये चले गए लंदन। लेकिन ये लंदन कौन से सन में गए? दैट वाज 1587। साथ ही साथ याद करते जाएं, 1587। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीचिंग लंदन, मतलब लंदन पहुंचने के बाद इन 1587, क्योंकि 1587 में वो लंदन चले गए थे, तो वहाँ जाने के बाद शेक्सपियर ने किसको ज्वाइन किया? वहाँ जाके क्या काम किया? तो वहाँ जाके इन्होंने बारबेजस कंपनी ऑफ एक्टर में ज्वाइन कर लिया। इन्होंने लिखने के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने एक्टर, क्योंकि ये कहा जाता है कि शेक्सपियर को एक्टिंग का भी बहुत शौक था। अगर वो राइटर ना बनते तो उन्हें एक्टर बनने का बड़ा शौक था। तो दैट्स वाई ही जस्ट गॉन देयर इन 1587, लंदन गए एंड देन ही जॉइन द कंपनी ऑफ एक्टर इन द बारबेज कंपनी। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, Macbeth by William Shakespeare was first performed in, although this is not in your course, but कभी पूछ लिया जाए विलियम शेक्सपियर जी का कौन सा वर्क पहले परफॉर्म किया गया था। मैकबेथ पे अगर आप आएगा तो नहीं, क्योंकि मैकबेथ आपके कोर्स में नहीं है, बट गलती से क्वेश्चन आ गया है। तो 2 क्वेश्चन मैकबेथ से आ गए हैं, दो दे आर नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ, बट 16/6 याद कर लीजिए। अगर कोई और ये वीडियो देख रहे हो यूपी वगैरह के, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज जो LTU उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन माइट बी नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू, दिस वन क्वेश्चन, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैकबेथ विल बी इम्पॉर्टेंट। क्यों? अभी बताते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड आ जाएगा। देखिए, शेक्सपियर्स मेन सोर्स ऑफ द स्टोरी फॉर द मैकबेथ वॉज, अगर पूछ लिया जाए भाई जो इनका एक वर्क था मैकबेथ, उसमें मेन सोर्स क्या था इस स्टोरी का, तो इस स्टोरी का जो मेन सोर्स था जहाँ से लिया गया था, दैट वाज हॉलिंशट्स क्रॉनिकल। ये एक मैगजीन आती थी, तो वहाँ से ही इंस्पायर होकर इन्होंने मैकबेथ को क्या किया था, स्टोरी जो है इनकी, वहीं से इसका मेन सोर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7th, इवेंट्स इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ आर यूजुअली एसोसिएटेड। जो मैकबेथ का जो प्ले था शेक्सपियर जी का, उसमें ज़्यादातर जो प्ले है जो प्ले था वो किससे जुड़ा हुआ था? तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, भले मैकबेथ दे दें, क्योंकि अगर शेक्सपियर के वर्क्स को रिलेटेड दे दिया उन्होंने, मतलब वर्क्स का मतलब शेक्सपियर की बायोग्राफी से अगर क्वेश्चन पुट अप हो गया तो दे सकते हैं। तो ये यूजुअली अगर पूछा जाए तो ये मैकबेथ की स्टोरी जो थी वो किस पे यूजुअली एसोसिएट हुई थी? वो हेनरी गार्नेट और गन पाउडर प्लॉट 1605 में। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट को ब्लो करना था, ठीक है,
टू ब्लो अप, मतलब इसमें बदनाम करना था इसको किंग जेम्स के उसमें, मतलब वो चाहते थे कि इसको ब्लो कर दो, इसको गन पाउडर एक विस्फोटक था, ब्लास्ट कर दो। ये उनका प्लॉट सीरीज थी, कॉन्स्पिरेसी थी। चलिए, ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं भी बनते हैं, तो इसलिए इसको वैसे फिर भी मैंने समझा दिया। अगर बायोग्राफी से रिलेटेड आ गया देन इट कुड बी हेल्पफुल टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following is known for the eccentric approach in his administration? अब आपको याद आएगा, eccentric को कहते हैं सनखी। अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इनमें से कौन सा जो रूलर था वो पागल या सनखी कहलाया जाता था? तो आपने तुगलक पढ़ी है, तो तुगलक को ही क्या माना जाता था कि ये तो पागल है। पागल इन द सेंस कि ये सनखी है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए नो नीड टू एक्सप्लेन इट बिकॉज तुगलक सबने पढ़ी है। अगर किसी ने तुगलक नहीं पढ़ी है, आई डोंट रिमेंबर वेदर आई हैव गिवन इट इन माई प्ले लिस्ट इन माई दिस चैनल और नॉट, माइट बी आई हैव नॉट गिवन, बट तुगलक बहुत आसान है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये पेपर चल रहा है, तो आपने डेफिनेट सी बातें पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि उसी के जो राज्य था 14th सेंचुरी में, उसमें उसको एक बड़े ही सनखी टाइप का रूलर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मर्डर्स हिज फादर एंड ब्रदर इन द पास्ट टू गेट हिज थ्रोन? इसीलिए इसको सनखी कहा गया क्योंकि उसमें यही बोला गया है कि कौन ऐसा है जिसने अपने पिता की और भाई की हत्या कर दी सिर्फ और सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए? तो वो था तुगलक, इसीलिए इसको सनखी भी कहा गया है। उसी समय बड़ा दयालु है और उसी समय बहुत ज़्यादा क्या है, क्रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ज़ियाउद्दीन बरानी? अब ज़ियाउद्दीन बरानी कैरेक्टर भी इसी में है, तो ये रहता कौन है? अगर आपको याद हो तो ये एक हिस्टोरियन है तुगलक के समय का। हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकारक। ठीक है, इतिहासकारक। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये थोड़े सिंपल से क्वेश्चन है बट डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द ट्रेजेडी ऑफ सिंज is that his plays were mainly criticized on। जो सिंज के जो प्लेज हुआ करते थे उन पे लोग आलोचना किस तथ्य पे करते थे? तो इनके तीनों ही तथ्य थे, मतलब इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना करने के लिए। पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी करते थे, मोरल ग्राउंड पे भी करते थे, रिलीजियस ग्राउंड पे भी करते थे। तो अगर बोला जाए कि इनके वर्क की जो जितनी भी आलोचना थी वो इन सभी ग्राउंड्स पे की जाती थी। ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कभी बाय मिस्टेक एरर हो जाता है, तो मैंने उसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द पास्ट वीडियो, तो मैंने उसको कम्युनिटी में भी डाला है द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गिवन द राइट आंसर। तो आप लोग प्लीज़ ज़रा चेक कर लीजिएगा। टू मेलनकली ही था लास्ट वाली क्लास में जब हमने बोला था ये उनका वर्क था। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, टू अपोलो नहीं था, टू मेलनकली था एंड आई हैव मेड दैट करेक्शन ऑल्सो देयर इन माई कम्युनिटी टैब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप ज़रूर मेरा कम्युनिटी टैब ज़रूर देख लिया करें, जब कभी कोई कुछ बात हो कुछ हो तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर सभी को मेंशन कर देती हूँ अबाउट माय रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। आपके कोई भी मिस्टेक है देन कोई भी क्वेश्चन है तो सभी को नोटिफाई वहाँ मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who was called anti-Irish? Anti-Irish किसको कहा गया था? And obscene, obscene का मतलब होता है अश्लील, अश्लील बनना। ठीक है, and was accused of harboring slack morals, मतलब इसके अंदर slack morals का मतलब है बिल्कुल नैतिकता तो ख़त्म है। That would disrupt the social fabric, और ये माना गया था कि जो अश्लील है, एंटी इरिश है, जिसके अंदर नैतिकता बिल्कुल मर गई है, वो समाज के जो फैब्रिक हैं, समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कर देगा? डिसरप्ट, पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये बात किसने कही थी? हु कॉल्ड? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपको याद हो, ही इज़ इन योर कोर्स, सारा कोर्स का ही करा रही हूँ, J.M. सिंज, याद रखिएगा, J.M. सिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who affects metaphysical in the words of Dryden? ड्राइडन के शब्दों में मेटाफिजिक्स को किसने प्रभावित किया? तो जॉन डन को उन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14th क्वेश्चन। Let's have a look. Who among the following is not a metaphysical poet? इनमें से कौन से मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं है? तो कौन से हैं ये याद होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए, अगर आपको याद हो, डन है, वॉगन है, मार्वेल है,
शेक्सपियर नहीं है, तो अपने आप में क्या आ गया, शेक्सपियर इसके मेटाफिजिकल पॉइंट्स में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर 15, लेट्स हैव अ लुक। हु रिमार्क्ड द एंड ऑफ राइटिंग इज टू एनेबल द रीडर बेटर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट। किसने ये रिमार्क करके बोला द एंड ऑफ राइटिंग इज टू, जो लिखने का जो ख़त्म करने की जो लिखने की जो प्रक्रिया है वो रीडर को बेटर बनाती है। मतलब द एंड ऑफ राइटिंग, जब हम राइटिंग को ख़त्म कर लेते हैं तो वो एनेबल करता है, मतलब प्रोत्साहन करता है रीडर कि वो ज़्यादा जीवन को क्या कर सके, एंजॉय कर सके या फिर उसको सहन कर सके। तो ये किसका वर्ड है, ये है डॉक्टर जॉनसन का। इसको याद रखिएगा, डॉक्टर जॉनसन जी ने ये बात कही थी, सैमुअल जॉनसन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 17th। ड्यू टू हिज एज, हाँ, I think, did I miss some question if I'm not wrong? Yeah, that's true. 16 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। Who said the first critic of Wordsworth poetry is Wordsworth himself? किसने कहा कि वर्ड्सवर्थ की जो पहली जो आलोचना है वो खुद, मतलब वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री की जो पहली आलोचना है वो खुद वर्ड्सवर्थ अपने आप में है। तो ये कहा था M.H. अब्राहम ने कहा था, याद रखिएगा, M.H. अब्राहम। Next, due to his age, who became the only laureate to write no official poetry? This question has been done in the last video also, अगर आपको याद हो कि ऐसे कौन से ड्यू टू हिज एज, उनकी उम्र की वजह से, बल्कि इन्होंने मना भी कर दिया था मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे क्यों लॉरेट बनाते हो। तो इसीलिए उनकी उम्र होने के बावजूद उनको लॉरेट तो बना लिया जाता है, लेकिन उनको कोई भी ऑफिशियल पोइट्री में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, देन आई होप यू पीपल कैन आंसर इट, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी हमने इसको वीडियो में डिस्कस किया है, बट इन अ डिफरेंट वे। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच प्ले, कौन से प्ले में शॉ इंट्रोड्यूस्ड हिज फेमस फिलॉसफी ऑफ लाइफ फोर्स? कौन से प्ले में बर्नार्ड शॉ ने अपना क्या किया, इंट्रोड्यूस किया फेमस फिलॉसफी लाइफ फोर्स को? तो अगर आपको याद हो, मैन एंड सुपरमैन, इसमें उन्होंने इस चीज़ को, लाइफ फोर्स को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, चलते हैं 19 पे। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड केम अबाउट एज अ रिएक्शन टू, जो थिएटर था, थिएटर का जो बेतुका, मतलब थिएटर में जो बकवास थी, बेतुकी चीज़ थी, वो कब, उसका रिएक्शन कब देखने को मिला? तो वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखने को मिला कि जो थिएटर था वो बेतुका था, उसमें कोई सेंस नहीं रहा था, मोरल्स नहीं थे, नैतिकता नहीं थी, तो उसको बाद में जाके बंद भी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव अ लुक। हु रोट इन अ नोट टू शैली, शैली जी को एक नोट में, लेटर में किसने लिखा, माई इमेजिनेशन इज़ अ मोनेस्ट्री एंड आई एम इट्स मॉन्क? कि मेरी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो एक मोनेस्ट्री की तरह है, वो एक मठ की तरह है, एंड आई एम इट्स मॉन्क, और मैं इस मठ का क्या हूँ, साधु हूँ। ये किसने कहा था? तो ये एक बात कही थी जॉन कीट्स ने, याद रखिएगा, जॉन कीट्स ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मूविंग ऑन टू 21st क्वेश्चन, एंड लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स द क्वेश्चन इज अबाउट। सी हु डिस्क्राइब्ड द लेटर्स, letter, who described the letter of John Keats as certainly the most notable and the most important ever written by any English poet? ये बात किसने बोली कि जॉन कीट्स के जो लेटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है? और इंग्लिश पोइट की अगर हम बात करें, किसी इंग्लिश पोइट के द्वारा ये लिखा गया है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट, प्रमुख कार्य है। तो ये T.S. एलियट ने इनके लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टेनिसन डाइड अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस वॉज फाउंड लाइंग अंडर द कवर ऑफ हिज बेड, विच वॉज दैट प्ले? कहते हैं जब टेनिसन की मृत्यु हो जाती है तो एक शेक्सपियर का जो कोई प्ले था
वो देखने को मिलता है कि उनके बिस्तर में पड़ा हुआ था। तो आपको ये बताना है वो प्ले कौन सा था जो शायद टेनिसन जी को शेक्सपियर का बहुत पसंद रहा होगा, इसीलिए उनके बेड पे था। एंड दैट वर्क वॉज सिम्बलीन। व्हाट वॉज द वर्क? सिम्बलीन। सिम्बलीन। नेक्स्ट चलते हैं 23। लेट्स हैव अ लुक। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन। टेनिसन को भी पोइट लॉरेट की उपाधि दी गई थी, और लॉरेट आप जानते हैं, मैंने कहा एक सम्मानजनक पोस्ट होती थी और हाई पोस्ट होती थी, तो वो इनको मिलती है 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24th। थोड़ा सा इसका एक्चुअली ऑप्शन मेरे को आगे करके तब लेना पड़ेगा, दिखेगा नहीं अदरवाइज। द एनालॉगी वॉज दैट ऑफ द कैटलिस्ट। कहते हैं जो समानता थी वो एक कैटलिस्ट की तरह थी। कैटलिस्ट तो जानते हैं ना, उत्प्रेरक। When the two gases previously mentioned are mixed in the presence of the filament of platinum, they form sulfurous oxide। कहने का मतलब है यदि दो गैसों को जो पहले से मेंशन की गई है उसको फिलामेंट प्लेटिनम के साथ अगर जोड़ दिए, उसकी प्रेजेंस में उसको मिक्स कर दिया जाए, तो ये एक सल्फरस एसिड बनाते हैं। दिस कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इफ द प्लैटिनम इज प्रेजेंट। लेकिन ये जो सल्फरस एसिड का जो उत्पादक जो बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन तभी हो सकता है जब प्लैटिनम उसमें प्रेजेंट हो। नेवरदलेस द न्यूली फॉर्म्ड एसिड कंटेन्स नो ट्रेसेस ऑफ प्लैटिनम। नहीं तो बिल्कुल भी जो नया ट्रेस जो बनेगा, ट्रेसेस बनेगा, उसमें प्लैटिनम तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये जो अबव एक्सट्रैक्ट है टी.एस. एलियट का ऐसे में से जो लिया गया है, यू हैव टू नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट एसे। सो दैट एसे इज, आई विल लेट यू नो, वो एसे का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। क्या है? ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। The only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative। कहने का मतलब है केवल और केवल अगर इमोशंस को, भाव को अगर प्रदर्शित करना है तो वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, एक कला है। इज बाय फाइंडिंग, इस तरीके की आर्ट है कि आप उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से ढूंढ सकते हो। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, मतलब वस्तु से रिलेटेड। एंड कोरिलेटिव का मतलब होता है सह संबंधी, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उस वस्तु, उस चीज से रिलेटेड। इसीलिए वो कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, देन व्हाट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन। हम कह सकते हैं एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुनिष्ठ, सिचुएशन परिस्थिति, चेन ऑफ इवेंट्स, जो घटनाएं घटित होती हैं उसकी एक प्रोसेस, प्रक्रियाएं, विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। शायद इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से वो एक निश्चित भाव आता है। ये डिफाइन किया है, इस शब्द को टी.एस. एलियट ने डिफाइन किया है, लेकिन उनकी ये कौन सी थियरी है, तो वो थियरी बन के आती है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इट विल नॉट कम क्रिटिक हियर, इट विल बी कोरिलेटिव, या सही कर लीजिएगा इसको। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो इनका ये है ना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यही इसका क्या है, एक थियरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टी.एस. एलियट का है, याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन, दैट इज 26। Which poem of Whitman abounds in spiritual touches and transcendentalism? देखिए कौन सी पोयम वॉल्ट विटमैन की अबाउंड्स मतलब अधिक मात्रा में किसको छूती है, स्पिरिचुअल टच देती है, धार्मिक रूप से छू जाती है मन को। एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक कहते हैं ना, भगवान के शरण में, तो उसमें वो पहुंचाती है। तो दैट इज पैसेज ऑफ इंडिया, दैट वर्क इज पैसेज ऑफ इंडिया। किसका है? वॉल्ट विटमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक अ रेफरेंस टू स्विस कैनाल एंड वायर लाइन्स अक्रॉस द अटलांटिक? वॉल्ट विटमैन ने कौन से
वर्क में रेफरेंस दिया स्विस कैनाल का और वायरलेस अक्रॉस अटलांटिक। तो उनका ये जो वर्क था वो था अगेन इट वॉज पैसेज ऑफ इंडिया। इसी वर्क में उन्होंने इस चीज़ को बताया था। नेक्स्ट है एमिली डिकिंसन, एक बहुत ही एमिनेंट पोइटस थी। ऑफ कहाँ की थी ये? तो ये अमेरिका की पोइटस थी, वहाँ की पोइटस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, व्हेन वॉज डिकिंसन बॉर्न? डिकिंसन, यहाँ एमिली डिकिंसन का जन्म होता है 10 दिसंबर 1830, याद रखिएगा 10 दिसंबर 1830 में। नेक्स्ट वर्क है 30th क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। हु रोट अ पोयम वूथरिंग हाइट्स? ये एक जगह का नाम है। वूथरिंग हाइट्स किसने लिखी? दैट डिटेल्स अ वॉक बाय द पोइट अलोंग द रॉकशायर मोर्स वेयर एमिली ब्रॉन्टे वंस ट्रैक्ड का मतलब होता है ट्रैकिंग पे जाते हैं। तो एक जगह होता है माउंटेन में, ये जाते हैं वहाँ फैमिली के साथ अपना छुट्टियाँ मनाने समझ लो जाते हैं। तो कौन पोइट है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है वूथरिंग हाइट्स? तो दैट पोइट इज सिल्विया प्लाथ, सिल्विया प्लाथ। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विंटर ट्रीज इज इन 1971 पोस्थुमस कलेक्शन, मरने के बाद वाला कलेक्शन है किस पोइट्री का, किसके द्वारा? तो ये है अगेन, ये भी सिल्विया प्लाथ का ही है। कौन सा है? विंटर ट्रीज इज अ 1971 पोस्थुमस कलेक्शन है। याद रखिएगा, ये नए जो अभी कोर्स में जुड़े हैं वही ऑथर्स हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ निज़्म इज़िकल्स वर्क इज? जो नज़ीम इज़िकल का जो काम होता था, नज़ीम इज़िकल यू नो ही वॉज अ इंडियन ऑथर, भले वो जूइश फैमिली से थे बट रहे यहीं थे। तो इनका जो वर्क था उसकी सेंट्रल थीम हमेशा रहती है एलिनेशन। ओके, एलिनेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नज़ीम इज़िकल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, कौन से सन में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1983 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है A.K. रामानुजन। देखिए फुल नेम पूछ लिया A.K. रामानुजन का, बहुत लंबा नाम है और बड़ा अटपटा सा भी नाम है। तो देखिए क्या नाम है इनका, अटिपेट कृष्ण स्वामी रामानुजन। व्हाट विल बी द आंसर A.K. का? अटिपेट, ये तो सभी में दिया है बट याद रखना यहाँ पर है कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, ये इनका फुल नेम है, तो याद कर लीजिए, इसको लिख के याद कर लीजिए, वीडियो के साथ साथ याद कीजिए। 35 क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज रामानुजन्स 1991 essay 300 रामायणास? ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन सो कॉन्ट्रोवर्शियल। इनका जो रामानुजन का जो 1991 का जो ऐसे था 300 रामायणास, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशन, इन कामों में इतनी ज़्यादा ये जो इनके वर्क थे ये इतने कंट्रोवर्सी में क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया राम और सीता को भाई बहन, सिबलिंग बना दिया। तो ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोवर्सी तो मिलनी ही थी, बवाल तो होना ही था, विरोध में तो आना ही था। 35 के बाद 36 देखिए। 36 क्वेश्चन क्या है? अ ब्रांच ऑफ लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट। एक वो ब्रांच लिटरेरी थियोरी की और आलोचना की जो दर्शाती है स्ट्रक्चर, किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट का संरचना बताती है। इट मीन्स दैट द एक्सटर्नल एजेंट्स आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट आर नॉट टेकन। इसका मतलब यह है जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो बाहर की जो चीज़ है किताब से बाहर, वो इसको नहीं ली गई है इनटू कंसिडरेशन, उसको सोच विचार में नहीं लिया गया। मतलब अंदर की चीज़ें लिखी गई हैं, बाहर की चीज़ों को सोच विचार में नहीं लिया गया। ऑल थिंग्स अबाउट कल्चर, अब वो चीज़ें किसके बारे में है? सब के सब कल्चर के बारे में। पॉलिटिक्स एंड ऑथर्स इंटेंट, जो ऑथर का इरादा है किसके प्रति? सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, सोसाइटी में जो किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन सारे तथ्यों को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया गया है। तो ऐसे अगर चीज़ों को हटा दिया जाए तो ऐसे ब्रांच ऑफ लिटरेरी थियोरी को क्या कहा जाता है? तो ऐसी थियोरी को कहते हैं फॉर्मेलिज्म। सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई, फॉर्मेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37।
A movement of literary criticism and interpretation emerged in Russia during the second decade of 20th century and remained active until about 1930. इसका मतलब यह है कि एक मूवमेंट आया था लिटरेरी आलोचना में, जिसका इंटरप्रिटेशन, जिसकी धारणा ये थी, इंटरप्रिटेट ये किया गया था, बताया ये गया था, जो इमर्ज भी हुआ था रशिया में सेकेंड डिकेड के टाइम पे, 20th सेंचुरी के, जो दोबारा से जो एक्टिव रहा कब तक, 1930 तक. द फॉलोअर्स एम्फोसाइज्ड, यार है ना, द फॉलोअर्स एम्फोसाइज्ड फर्स्ट, पहले फॉलोअर्स ने इस पे जोर दिया, एंड फोरमोस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंटली, और लगातार उसके नेचर, जो लिटरेचर का जो नेचर है, लगातार उसकी स्टडी करी लिटरेचर की, एज नीदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जिसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखा है, प्रतिबिंब नहीं दिखाया गया ऑथर की लाइफ का, नॉर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, ना ही उसमें ऐतिहासिक रूप से कोई उत्पाद दिखाया गया, एंड कल्चरल मिलिया इन विच इट वॉज क्रिएटेड, और ना ही इसमें कोई भी कल्चरल तो आप जान ही रहे हैं, कल्चरल सराउंडिंग के बारे में. मिलिया का मतलब होता है, मिलो का मतलब होता है सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, ठीक है, सराउंडिंग कह लो या एनवायरनमेंट कह लो. तो इसमें किसी कल्चर का भी एनवायरनमेंट की बात नहीं की जो इन्होंने बनाया, तो उसको जो टर्म दिया, दैट वाज रशियन फॉर्मलिज्म. क्या है यहाँ पर, रशियन फॉर्मेशन नहीं आएगा, रशियन फॉर्मलिज्म, क्योंकि रशिया से रिलेटेड है. और इससे पहले ही हमने बोल दिया, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी नहीं आती, पॉलिटिक्स नहीं होता, सोशल समाज नहीं होता, तो वो है फॉर्मलिज्म. तो क्योंकि रशिया का है तो इसलिए इसको रशियन फॉर्मलिज्म कह दिया है. इज़ दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा. 38 पे चलते हैं. The artistic technique of presenting to audience common things in an unfamiliar or strange way so they could gain new perspective and see the world differently. एक आर्टिस्टिक तकनीक, एक कलात्मक टेक्निक है जो प्रेजेंट करती है ऑडियंस को कॉमन थिंग्स के बारे में, जो कि क्या है, अनफेमिलियर है या उनके लिए बहुत ही विचित्र है. उसको वो क्या कर सके, नया समझ सके, नए पर्सपेक्टिव से, नए सोच से, धारणा से, एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, और वो संसार को अलग तरीके से देखें. तो दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज डीफेमिलराइजेशन. डीफेमिलराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. When a book is open in front of you, या जब कोई किताब तुम्हारे सामने खुली हो, the page of the right is called dash, जो राइट पेज होता है उसको कहा जाता है रेक्टो. याद रखिएगा, उसको रेक्टो कहा जाता है. एंड पेज ऑन लेफ्ट, और कोई किताब है खुली है, उसका जो राइट पेज है उसको रेक्टो कहते हैं, और जो लेफ्ट है उसको वर्सो कहते हैं, वर्सो. तो रेक्टो एंड वर्सो विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं. It is an open form of poetry which in its modern form arose through the French verse libre form. ये एक ओपन पोइट्री है जो मॉडर्न फॉर्म में, फ्रेंच वर्स फॉर्म में निकली है. इट डज नॉट यूज़ कंसिस्टेंट मीटर, इसमें कोई भी लगातार मीटर नहीं है, पैटर्न नहीं है, राइम नहीं है, कोई भी म्यूजिकल पैटर्न नहीं है. ठीक है, ये पैटर्न आना चाहिए, एन भी होना चाहिए. इट डज एंड टेंड्स टू फॉलो द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, इसीलिए इसमें एक जो नेचुरल स्पीच है उसी का रिदम है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्री वर्ड्स. ना तो उसमें मीटर है, ना ही उसमें राइम है. तो फ्री वर्ड्स किसे कहेंगे, ना तो मीटर है ना राइम है. ठीक है, आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे. एंड येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस स्टिल हियर, you can ask me in the comment section. You can provide me the query. Next 41 question पे चलते हैं. Pope could fix in one couplet more sense than I can do it in 6. Who said this and about the Pope? Important question आता है कई बार. कहते हैं कि पोप जिस चीज़ को एक कपलेट में कर सकते हैं, मुझे वही चीज़ करने में 6 कपलेट को प्रयोग करना पड़ेगा. और ये पोप के लिए किसने कहा था, ये अगर याद हो आपको तो शिफ्ट जी ने इस चीज़ को कहा था.
द वर्ड रेनेसेंस का मतलब क्या होता है? रेनेसेंस मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। एक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया इसमें, डजेंट मैटर। टू के साथ वर्ब लगेगा, मैंने समझाया भी है। जब टू है और क्रिया है, वर्ब है, तो उसको हम एन इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 को देख लेते हैं। विच इज़ नॉट एन ओड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इसमें से कौन सी ओड नहीं लिखी है? तो आपको अगर याद हो, नाइटिंगेल है ओड टू, गर्शियन अर्न है, कल करा था ओड टू ऑटम है, ये वेस्ट वाली नहीं है। तो ऑप्शन सी ये वाला ऐसा है जो काम किसका नहीं है? जॉन कीट्स का। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम डोवर बीच। डोवर बीच किसने लिखी है? तो डोवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। हु रोट इट? मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लर्नसली जो कि एक स्विस रहता है, बाय बर्थ टू आर्म्स एंड द मैन फाइट्स फॉर। ये किसके लिए लड़ रहे हैं? जो ब्लर्नसली है, जो स्विस है, स्विस का है, ये लड़ता है बिनरॉम के लिए। किसके लिए लड़ता है? ये किसका साथ देता है? ये बिनरॉम का साथ देता है, उनके साथ उनकी आर्मी में जुड़ जाता है, उन्हीं के पक्ष से लड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से जिन लोगों ने आर्म्स एंड द मैन वीडियो ना देखा हो, तो वो मेरे इस चैनल पे ही वीडियो डाला है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फेमस लाइन टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू गेट इज़ रिटन बाय हुम। तो आपको याद होना चाहिए, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का क्या है? वर्क है, जिसमें ये बोलते हैं दो यूलिसेस की, भले ही यूलिसेस भला ही कमज़ोर हो, लेकिन वो क्या है? दिमागी तौर से वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, डिटरमिन्ड है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। क्या ओकेजन था जिस वजह से राइटर को ओ कैप्टन माई कैप्टन किसने लिखी है? वॉल्ट व्हिटमैन ने। क्यों लिखी ये इन्होंने? द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, क्योंकि अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है, इस वजह से असैसिनेट, मार दिया जाता है, इसी वजह से वो क्या लिखते हैं? ओ कैप्टन माई कैप्टन। नेक्स्ट चलते हैं, 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ठीक है, इन ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क। जो ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क है, कहते हैं इसमें कौन सी मास्टर, मतलब कौन है मास्टर इसमें? तो इसमें वर्जीनिया वुल्फ जो है वो क्या है? मास्टर है, ठीक है। ये ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क में सबसे ज़्यादा इन्हीं का नाम आता है, तो इन्हें मास्टर कहा जाता है। द इडियट बॉय, ये वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है, तो ये क्या है? तो ये वर्ड्सवर्थ जी का जो इडियट बॉय है, इट इज़ अ बैलेड। याद रखिएगा, ये क्या है? एक बैलेड है, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, सारे आंसर्स आपको क्लियर हुए होंगे। स्टिल यू पीपल हैव एनी डाउट, देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। और अच्छी बात है, यू पीपल आर इंटरैक्टिंग, एंड थैंक्स फॉर मेकिंग दिस चैनल मोर देन 500, यू कैन से 500 प्लस। आई एम होपिंग कि इससे भी ज़्यादा ग्रो कर जाए। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आपको ये ऑथेंटिक ही मटेरियल मिलेगा, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिक। आई डोंट मीन टू से दैट द अदर्स आर नॉट डूइंग सो, आई मीन आई विल गिव माई बेस्ट फ्रॉम माई बेस्ट वर्क। मेरी तरफ से जितना आप लोगों को मैं जितना ज़्यादा सरल भाषा में समझा सकूं, मेरी यही राय रहेगी और मेरा यही प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा आपको सरल भाषा में समझाया जा सके। Although I speak English in betweens, you people are of English LT subjects, so you must know the English as well as, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश भी बोलनी पड़ती है, बट माई फोकस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन इज़ टोटली इन अ बाइलिंगुअल। तो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आप लोगों को आसान भाषा में समझाया जाता है, सो दैट इट मे द आंसर बिकम सो ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, and it will be memorized for a longer period of your time, right?
अच्छा, अब जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट करें एंड जिससे आपको वीडियो जैसी अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। आप जोर शोर से मेहनत कीजिए। गॉड ब्लेस यू। गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन। आई ऑलवेज सेज दैट गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन। आप हर दिन अच्छे ढंग से प्रयास करें। बी पॉजिटिव। God, with the grace of God, you all get succeed. Thanks for watching it. We will meet in the next video with next series. Till then, bye and take care.